नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और हम इस वक्त शिमला की इस मनमोहक धूप और गुनगुनी सर्दी में अपने इस कार्यक्रम किताब के इस नए एपिसोड में मौजूद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज पर। भगत सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर पर हैट लगाए हुए हल्की हल्की मूँछों वाली उनकी छवि मुझसे पहले की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और आज की नौजवान पीढ़ी के मन में बसी हुई है। लेकिन क्या यही बात इतने ही विश्वास के साथ उनके विचारों और उनके लेखन के बारे में भी कही जा सकती है? सन 68 या 69 में मैंने यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन पढ़ी थी और उसमें मुझे भगत सिंह के विचारों के बारे में मालूम पड़ा और उस किताब में पढ़े हुए दो वाक्य मेरे मन पर सदा के लिए नक्श हो गए। दोनों भगत सिंह के ही वाक्य हैं जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपने बयान में कहे थे। एक तो ये कि ऐसे कानूनों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बुनियादी न्याय के विरुद्ध हों, और दूसरा ये कि इनकलाब बम और पिस्तौल से नहीं आता, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज की जाती है। लेकिन इस सिलसिले में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का काम 1986 में हुआ, जब डॉक्टर जगमोहन और डॉक्टर चमनलाल ने भगत सिंह और उनके साथियों के तमाम दस्तावेजों का एक बहुत ही सुसंपादित संकलन प्रकाशित किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान होने वाले शहीद आजम भगत सिंह जोशीले नौजवान ही नहीं, कुशल संगठनकर्ता और अच्छे लेखक भी थे। क्रांति को वैचारिक दिशा देने के लिए उन्होंने ऐसे लेख लिखे जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भगत सिंह की विचारधारा और उनकी क्रांतिकारिता के ज्वलंत प्रमाण जिन लेखों और दस्तावेजों में दर्ज हैं, वो पहले की तरह ही प्रासंगिक हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के ऐतिहासिक लेखों और दस्तावेजों का संकलन डॉक्टर जगमोहन सिंह और प्रोफेसर चमन लाल ने भी किया है। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज नाम से यह किताब 1986 में पहली बार प्रकाशित हुई। इनमें देश की स्वाधीनता, राजनीतिक सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान के बारे में कलमबद्ध किए गए भगत सिंह के लेख हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद भगत सिंह पर अनेक पुस्तकें अनेक भाषाओं में सामने आई हैं। खासकर भगत सिंह जन्म शताब्दी और उनकी शहादत के 75 साल पूरे होने पर 2006 से 2008 के बीच कई महत्वपूर्ण किताबें छपी हैं। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने 404 पन्नों की डायरी भी लिखी। सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को शहादत से कुछ समय पहले भगत सिंह ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार की तब्दीली से वे हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी जोश पैदा करने की जरूरत होती है, नहीं तो पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है। जेल को लाइब्रेरी और प्रयोगशाला में बदलने वाले भगत सिंह के लेखन से उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन को अपनी दृष्टि साफ करने में भी मदद मिली। आज हम उनके बलिदान से ही नहीं, चिंतन और लेखन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज ये एक अच्छा संयोग है कि उस संकलन को प्रकाशित हुए 30 साल हो गए हैं। उस संकलन का पहला संस्करण मेरे पास है, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। ये पुस्तक 1986 में छपी थी और इस किताब पर और इस किताब के जरिए, इस किताब के बहाने भगत सिंह की वैचारिकता पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर चमनलाल, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र डॉक्टर चमनलाल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चमनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिमला के स्थानीय ऑडियंस हैं, लोग हैं हमारे साथ, जिज्ञासु और जोशीले नौजवान हैं और राजनीति शास्त्र के और दूसरे विधाओं के विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं शुरुआत करता हूं चमनलाल जी आपसे इस पहले सवाल के साथ
कि आपको ये भगत सिंह के दस्तावेजों का संकलन करने की क्यों सूझी, इसमें आपका ध्यान इस तरफ क्यों गया? ऐसा है पुरुषोत्तम जी, मैं तो पंजाब के एक बहुत छोटे से कस्बे से संबंध रखता हूँ अपनी पृष्ठभूमि के रूप में। और मेरे कस्बे में एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनी थी 1938 के आसपास। और मैं बहुत छोटी उम्र से वहाँ पढ़ने जाता था। और मेरे ख्याल में मेरी उम्र में बचपन में हिंदुस्तान का शायद ही कोई बच्चा हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, जिसने भगत सिंह का नाम ना सुना हो। बिल्कुल। गांधी और भगत सिंह दो नाम ऐसे हैं जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है, बचपन से जानता है। अब वो क्या थे क्या नहीं थे ये तो अगली बात है। और चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि थी और मैं पढ़ता पढ़ता मैंने उस बीच किताबें मंगवाने भी लगा था। 8 रुपये में 9 रुपये की किताब भेजते थे हिंद पॉकेट बुक्स वाले, 1 रुपये की एक किताब का। तो उसी में मैंने भारत के क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त की किताब मंगवाई, जिसमें 17-18 लेख क्रांतिकारियों के बारे में थे। मनमथनाथ गुप्त खुद काकोरी केस के अभियुक्त थे और फांसी से सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। और उन्हीं मनमथनाथ गुप्त ने बाद में हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इतिहास का सबसे प्रमाणिक इतिहास कई किताबों में लिखा। तो ये तो सामान्य लोगों के लिए किताब थी। तो इसमें भगत सिंह वाला पढ़ा, दूसरे बारों में पढ़ा तो मुझे और ज़्यादा दिलचस्पी हुई। तो मैंने पहला लिखने का काम जो जीवन में शुरू किया 20-22 साल की उम्र में, वो इस किताब का अपनी मातृभाषा पंजाबी में अनुवाद। मनमथनाथ गुप्त की भारत के क्रांतिकारी से आपने पंजाबी में उसका तर्जुमा किया। और गदर पार्टी के हमारे बहुत बड़े नायक, जिनको गांधी भी जानते थे, बाबा गुरमुख सिंह, तब वो जीवित थे। देशभक्त यादें एक पाक्षिक पत्रिका पंजाबी में निकालते थे, उसमें उन्होंने पूरे का पूरा सीरियलाइज़ किया, कुछ और उसमें भी छपे। और उससे एक तो क्रांतिकारियों के बारे में हमारी दिलचस्पी बढ़ी। और उसके बाद से हमने पढ़ना शुरू किया और उस बीच पंजाब का कुछ माहौल भी क्रांतिकारी सा बन रहा था। उसमें भगत सिंह की चीज़ें छपने बहुत लगी थी। युवक एक मैगज़ीन निकलता था जालंधर से, और उसमें भगत सिंह की चीज़ें छपने शुरू हुई। और अमरजीत चंदन ने उन दिनों, तब तो भारत में थे, आजकल इंग्लैंड में हैं, पंजाबी के बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखता करके पंजाबी में उनके कुछ दस्तावेज पहली बार छापे। और फिर 1977 में, जिनका जिक्र किया आपने, भगत सिंह की सगी भतीजी वीरेंद्र संधू, जिनकी किताब बहुत ही क्लासिक किताब है, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, जिसको पढ़ के आपने भगत सिंह के बारे में जाना। उन्होंने पत्र और दस्तावेज पहली बार राजपाल से छपे। ये 28 के करीब दस्तावेज उन्होंने पहली बार छापे। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे दस्तावेज, इनमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भगत सिंह के जीवन काल में छपे थे, कुछ ऐसे थे जो तो बात की बात है, शोध से पता चला सारी चीज़ों का। और वो सारी चीज़ें लोग जानते थे उन्होंने विचारक के रूप में। उस वक्त के आप 1929 और 1931 के बीच के हिंदुस्तान के अखबार निकाल लीजिए, यहाँ तक कि डेली वर्कर जो न्यूयॉर्क से लेफ्टिस्ट जर्नल था, कम्युनिस्ट जर्नल था, वहाँ भी भगत सिंह की चर्चा हो। विद्यालंकार जी ने उनका लेख छापा था मरण उपरांत, और उस पर पुरस्कार वगैरह की बात हुई थी। हाँ। तो उसमें वो मैंने उनका उस वक्त अखबारों में रेड इनके बारे में लिखता था, लाल भगत सिंह, मैंने मार्क्सिस्ट कह के इनको अखबार कहते थे। बाद में क्या हुआ कि इनके वैचारिक पक्ष को घटाटोप से भर दिया गया, वीर बहादुर नायक बना दिया गया। जनता के मन में छवि तो बहुत अच्छी रही, लेकिन विचार उनके उड़ा दिए गए। उनको ऐसा बना दिया गया कि बस वो अपना बहादुर कुर्बान ऐसे जज्बे वाले थे। तो वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जब ये सब हम पढ़ रहे थे तो हमारी इच्छा हुई कि इन सब चीज़ों को जो है ना कलेक्ट करना चाहिए, और ये चीज़ें एक बहुत व्यवस्थित रूप में सामने आनी चाहिए। और उसी बीच जिसका जिक्र किया, जिससे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में या विश्वविद्यालयों के शोध में एक नया मोड़ आया, वो था बिपिन चंद्रा की आपने जिक्र किया उसमें। लेकिन मोड़ इसलिए आया, वाई मैन एथियस्ट तो मिलता भी था। दिलचस्प बात यह है कि वाई मैन एथियस्ट का सबसे पहला अनुवाद तमिल में हुआ था 1934 में। कामरेड पी जीवानंदम कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट थे, लेकिन करवाया था पेरियार ने। पेरियार ईवी स्वामी नायकर, वो अपना कुड़ैयारसु मैगजीन निकालते थे वहाँ से, और खुद नास्तिक थे। और इससे वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पी जीवानंदम से करवाया अनुवाद, और वो छपा। और आप जानकर हैरान हो गए कि अब तक 2006 में मैं वहाँ गया था, 25 संस्करण उसके तब तक निकले थे। नहीं, आप कुछ बता रहे थे वो, सॉरी, लेकिन वो बिपिन चंद्रा वाली हाँ, तो बिपिन चंद्रा की जो भूमिका थी, असल में बिपिन चंद्र की भूमिका ने भगत सिंह को
रिप्लेस किया हिंदुस्तान के स्वतंत्रता और आंदोलन इसके में। बाद आपकी किताब एक वैचारिक, यस, उसके बाद से जगमोहन सिंह ने पहले पंजाबी में कुछ दस्तावेज कलेक्ट किए थे, फिर ये मतवाला के जैसे आपने जिक्र किया, हमारे मित्र कर्मेंदु शिशिर ने हमें ये मतवाला वाले 2 भेजे हमें, और फिर हमने इनको हिंदी में व्यवस्थित रूप से छापा। जब तक इस किताब को छापा हमने 1986 में, 30 साल पहले, तब तक भगत सिंह के सब दस्तावेज नहीं मिले थे। मैंने आज जो भारत सरकार ने शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में छाप रखी है, जिसका उर्दू संस्करण भी निकला है, उसमें 110 दस्तावेज हैं जो उसके बाद आपको मिले हैं, ना। हाँ, ये इसके बाद मिले। इस किताब के बाद हाँ, मिले। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, चूंकि आप बहुत सारे बौद्धिक लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को याद होगा, 15 अगस्त 2011 को हिंदू का स्पेशल पेज, 1.5 पेज एडिट पेज के साथ वाला जो है, वो उन्होंने सिर्फ हमारे ही दस्तावेजों को दिया था, जो नहीं, मुझे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिले थे। चमनलाल जी ऐसा है कि वो दस्तावेज जो छपे हैं, फिर जेल डायरी भी छपी है, बहुत सी चीज़ें छपी हैं, इसमें मालूम पड़ता है कि भगत सिंह की दिलचस्पी थी काफ़ी इतिहास में और दुनिया भर के इतिहास में, खास करके क्रांतिकारी आंदोलनों के इतिहास में उन्होंने उसमें बहुत लिखा, और ब्रिटिश भारत पर भी काफ़ी लिखा, कूका विद्रोह के बारे में लिखा। लेकिन एक बहुत रोचक चीज़ मैंने नोट की इसमें कि उन्होंने ब्रिटिश पूर्व भारत के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। 1857 पर भी संभवतः इक्का दुक्का टिप्पणी कहीं की है, कुछ नहीं लिखा है। आप चूंकि भगत सिंह पर लगातार रिसर्च करते रहे हैं, तो ये केवल संयोग था या इसके पीछे भगत सिंह का कोई एजेंडा था, कोई डिजाइन था, कोई सोची समझी बात थी कि वो ब्रिटिश पूर्व भारत के इतिहास पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर नहीं लिखेंगे, केवल अपने आसपास के समय पर या 20-25-100 साल पीछे तक लिखेंगे? असल में इस बात के बारे में बात करते हुए ना, हमें उस पूरे एज को देखना चाहिए और भगत सिंह की एज को देखना चाहिए। भगत सिंह का पहला लेख, जैसे आपने जिक्र किया, उससे पहला लेख 1924 में छपता है, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, जी, एक छात्र के रूप में, और उसके ऊपर उनको 50 रुपए का पुरस्कार वही मिलता है उसी की बात मैं कर रहा था। विद्यालंकार जी ने अपनी पत्रिका में उसको छापा था। आप 24 से लेकर 31 तक आप उनकी राइटिंग मान लीजिए, लेकिन 24 से वो अकेले राइटर तो थे नहीं। राइटर तो इनफैक्ट राइटिंग वाज, मैं सेकेंडरी तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि उनका मुख्य काम क्रांति था, क्रांति करना था, एक्टिव क्रांतिकारी थे वो, और उसी बीच उनको सारी ही चीज़ें करनी होती थी अपने ही क्रांति को पुष्ट करने के लिए या क्रांति को वैचारिक दिशा देने के लिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो मैं जो बात कह रहा था उसको आपने ठीक परिप्रेक्ष्य में रखा कि उमंग तो थी लिखने की, इसलिए लिखते थे, लेकिन उनके लिखने का जो इरादा या दृष्टिकोण था वो एक एकेडमिक का या एक लेखक का नहीं था, बल्कि बुनियादी तौर से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लीजिए या क्रांतिकारी कह लीजिए, तो उस हिसाब से वो अपने उसको लिखते थे। बहुत सही बात आपने कही। दूसरा सवाल मेरा ये है, इसी किताब के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप उस पर बात करें कि भगत सिंह जब अपने समय के बारे में लिख रहे थे तो वो किन समस्याओं को सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में रेखांकित कर रहे थे? असल में देखिए, भगत सिंह के पूर्व के जो क्रांतिकारी थे ना, उनके मन में एक ही संकल्प था, भारत माता, भारत माता की आज़ादी। और उसके चित्र भी छपते थे, एक बहुत दुबला जो नारी जो है, बहुत अबला नारी, जंजीरों में जकड़ी हुई, हम इसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास कोई वैचारिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। भगत सिंह ने सबसे पहले इसको बदला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम भारत की स्वतंत्रता हमारे लिए ये नहीं है कि एक गोरे हाथों से काले हाथों में शासन आ जाए, उसके लिए हम लोग भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए लिबरेशन जो है ना, वो महत्वपूर्ण था, भारत की जनता की मुक्ति ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, साथ ही साथ जो हमारे देश की अपनी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका हल। उनमें कौन सी समस्याएं वो आइडेंटिफाई कर जो रहे थे? उनके जीवन में बहुत ही भयंकर समस्या सामने आ रही थी और जो आज भी उतनी ही भयंकर है, वो सांप्रदायिकता की समस्या है। मैंने 1924 में अपने लेख में ही उन्होंने जिक्र किया, जो 1927 में लिखा, मजहब और हमारी आज़ादी की जंग, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, 2 लेख 27 और 28 में लिखो जी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1924 में कोहाट में सबसे भयंकर दंगे हुए। मैंने कोहाट के दंगे 47 पूर्व भारत के सबसे भयंकर दंगों में से एक थे। तो देश का हर आदमी व्यथित था, कांग्रेस भी व्यथित थी, सब लोग व्यथित थे। तब भगत सिंह ने लिखा कि ये दंगे होते क्यों हैं, इन दंगों का हमें इलाज क्या करना है। तो उन्होंने पूरी एक वैचारिक दिशा दी, और मैं समझता हूँ कि वो वैचारिक दिशा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 27 में भगत सिंह के लिखते वक्त थी। एक तो हो गई सांप्रदायिकता, और दूसरी अछूत समस्या, जिसके बारे में बहुत कम लिखा था लोगों ने उस समय। उसी दौर में उन्होंने 1927-28 में अछूत समस्या जैसा लेख लिखा, जिस वक्त डॉक्टर अंबेडकर महाड़ का आंदोलन कर रहे थे, और भगत सिंह
अछूतों को, माने इस खित्ते में लोग अछूत कह रहे थे, दलित शब्द का उस वक्त प्रचलन नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा, संबोधन किया कि तुम शेर हो, तुम शेर हो। अंबेडकर डिप्रेस्ड कास्ट शब्द का, डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द का प्रयोग करने लगे थे। वो Depressed अंग्रेजी जो classes, टर्मिनोलॉजी थी, हाँ, उसका प्रयोग करने कानूनी लगे थे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, अंबेडकर करने लगे थे और उसका। भगत सिंह गांधी वाले शब्द का इस्तेमाल करते थे, हरिजन का, क्योंकि गांधी जी हरिजन, हाँ, हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, अछूत और अंबेडकर सामान्य लोग कहते थे अछूत ये लोग सामान्य, हाँ अछूत हैं। ठीक, बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शेर हो, तुम लोग, उन्होंने इतना सख्त लिखा, इसलिए आज दलित उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते तुम्हारी रसोई में कुत्ता घुस सकता है, लेकिन आदमी अगर घुस जाए तो तुम अपनी रसोई साफ करने लग जाते हो। तो इतनी उन्होंने प्रताड़ना की थी इस समस्या को लेके, और फिर उन्होंने दलितों से कहा छुआछूत कि- मानने वाले लोगों की। हाँ, और उन्होंने कहा कि तुम शेर हो, तुम उठो और अपने अधिकार छीन लो, मतलब तुमको कोई अधिकार देगा नहीं। तो ये दो चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक तो एक और सांप्रदायिकता चीज़। की समस्या, और सांप्रदायिकता और दलितों के बारे में रवैये की समस्या, दोनों मुझे लगता है अंततः राष्ट्रवाद का कौन सा रूप आप अपनाते हैं, नेशनलिटी का या नेशनल फीलिंग का क्या रूप आप अपनाते हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। वही मैं जो तीसरी बात कहने जा रहा था, तीसरी बात उन्होंने जो उनसे उनके राष्ट्रवाद को स्पष्ट रूप से सामने रखती है, वो ये है कि भारतीय संसाधन, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी ज़मीन जो है वो किसानों की है। उन्होंने उस वक्त कहा अपने लेखन में कि ये यहाँ की ज़मीन यहाँ के किसानों की है, और यहाँ के संसाधनों का अगर कोई शोषण करता है, वो विदेशी उपनिवेशवादी हो या हमारे अपने सामंत हो, साफ साफ कहा उन्होंने, साफ साफ कहा कि हमें इन संसाधनों को मुक्त करके हमारी सामान्य जनता को सौंपना है। मैंने मेहनत करने वाले मजदूर और किसान, उनके हाथ में जब तक संसाधन नहीं आएंगे तब तक हमारे देश की मुक्ति नहीं होगी। चमनलाल जी, मैं एक और चीज़ पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कई सालों से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और तमाम सारे लोगों को एक तरफ रखते हैं, वैचारिक आधार पर नहीं, बल्कि कोट अनकोट क्रांतिकारिता के आधार पर, और क्रांतिकारिता की परिभाषा वो करते हैं हिंसा से। तो हर वो व्यक्ति जो हिंसा का समर्थक है वो क्रांतिकारी है, और गांधी जी के बरक्स जो कि अहिंसा के समर्थक थे उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। भगत सिंह के जो दस्तावेज आप लोगों ने संकलित किए हैं उन्हें पढ़कर मुझे लगता है, और मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, कि भगत सिंह के लिए राजनीतिक हिंसा कोई बहुत वांछनीय वस्तु नहीं थी, और वो राजनीति में व्यक्तिगत हिंसा को एक मजबूरी या एक अंतिम चरण के रूप में देखते थे, वरना वो कोई ऐसा नहीं मानते थे कि राजनीति केवल हिंसा के जरिए या केवल इस तरह के संसाधनों के जरिए की जा सकती। बिल्कुल सही बात कही आपने। 1925 के काकोरी कांड के बाद, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह को, उसके बाद ही भगत सिंह ने इस संगठन का नाम उस समय हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन था, उसके बाद से उन्होंने दिशा देने के लिए इस 1928 में फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में मीटिंग की, सारे क्रांतिकारियों को बोला। तब तक वो इतना अध्ययन कर चुके थे कि वैचारिक रूप इसको दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट संगठन और आर्मी, सेना, सोशलिस्ट तो शब्द उस जोड़ा वक्त उन्होंने उसमें। साफ तौर पे कहा कि ये हम लोग हिंसा का उस तरह से समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा एक मजबूरी हो सकती है, हम लोग जन संगठनों में विश्वास करते हैं। उन्होंने 1929 में पंजाब स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन करने सुभाष बोस आए थे। उसमें भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। इंसिडेंटली सुभाष बोस मिलने भी गए थे भगत सिंह से जेल में। तो उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, हमें ज़रूरत है कि हम जनता के बीच जाएं, उनके संगठन बनाएं, किसानों के, मजदूरों के, जन संगठनों के, जन चेतना के ज़रिए हमें वो करना है। व्यक्तिगत हिंसा के वो कितना खिलाफ थे। सैंडर्स की हत्या उनको एक मजबूरी में करनी पड़ी, वो भी सीआर दास की विधवा ने जब चुनौती दी बासंती देवी ने कि देश के युवकों तुम लोग मर गए हो क्या, तुम लोगों को देश की इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं है कि हमारे देश का इतना बड़ा राष्ट्रभक्त नेता लाला लाजपत राय, एक टुच्चे पुलिस अफसर ने उसको मार डाला और तुम लोग चुपचाप बैठे देख रहे हो। तब उन्होंने कहा ये तो अब हमारे ऊपर एक जो है ना, ये खुद नेहरू ने स्वीकार किया कि उन्होंने मतलब एक राष्ट्र की इज्जत रखने के लिए उसको सैंडर्स को मारा था। और सैंडर्स को मारने के बाद अपने साथियों से ये कहा भगत सिंह ने कि देखो 20 साल का कितना सुंदर नौजवान था, वो प्लेयर था सैंडर्स। हाँ, हाँ, उसकी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक युवक के रूप में प्रशंसा भी की कि हम उसको मारना नहीं चाहते थे। अदालत में कहा कि हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, हम लोग मारना नहीं चाहते। इससे देखिए चमनलाल जी, मुझे एक विपरीत दिशा से आता हुआ प्रसंग याद आता है।
आपको प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि याद होगा। तो रंगभूमि में जो सूरदास नाम का व्यक्ति है जिस पर पुलिस लाठी चलाती है, तो वो लाठी चलाने वाले पुलिस दल का जो नेता है, कप्तान, में उसका नाम भूल रहा हूँ, जॉन या कुछ ऐसा नाम है, जॉनी, वो एक वाक्य कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति इंग्लैंड में होता तो मैं संत मान के उसके चरण हाँ, छूता। यस, यस, यस। ये मेरी नौकरी की मजबूरी है हाँ, कि ऐसे इंसान पे मुझे लाठी चलवानी पड़ रही हाँ, है। हाँ, हाँ। ये उसी से मिलती जुलती बात हालांकि कुछ यहाँ आती है। सैंडर्स को उतना दयालु नहीं था। नहीं, सैंडर्स दयालु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो दूसरी कह रहा हूँ। ये सैंडर्स और सूरदास की मैं तुलना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी राजनीतिक स्थिति होती है, आपकी जो प्रशासन में या कहीं भी जो स्थिति होती है, यानी सैंडर्स की खूबसूरती और वो सब अपनी जगह, लेकिन उसने क्रूरता पूर्वक लालाजी को मारा था। हो सकता है कि वो भी अगर लालाजी इंग्लैंड में होते तो उनको बड़ा अच्छा आदमी मानता। इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भगत सिंह की तारीफ हुई है। हाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि अगर हमारे देश में ऐसा नौजवान होता तो हम उसको क्या दर्जा देते। तो सबसे बड़ा देशभक्त यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि लालाजी अगर मान लीजिए ब्रिटिश सिटीजन होते, हाँ। और वहाँ किसी जुलूस का नेतृत्व कर रहे होते, तो सैंडर्स शायद उनको इस तरह से ना पीटता। हाँ। वही इस अर्थ में मैं जॉन की याद कर रहा हूँ। हाँ। कि अगर सूरदास जैसा आदमी इंग्लैंड में होता तो मैं इसको संत मानता, लेकिन यहाँ मैं इसको लाठी से पीट रहा हूँ। मैं जो आप जो बात कर रहे थे उस पर वापस हम लौटे, तो फिर भगत सिंह की ये छवि कैसे बन गई कि वो कोरे हिंसावादी थे? असल में हुआ ये, कई बार ये जो हमारा इसको कहते हैं ना फोक, लोक जो है ना, लोक में कुछ चीज़ें अनजाने अनजाने घट जाती। हुआ ये कि जिस तरीके से असेंबली में बम फेंका, जिस तरीके से सैंडर्स की हत्या हुई, वो एक लोक मिथक बन गया। मना ऐसी शानदार चीज़ें लोगों ने देखी नहीं थी, और कवियों ने जो कविताओं का अंबार लगाया, आप सोच नहीं सकते। मैंने वो बाद में किसी चर्चा में अलग से बता दूंगा, 450 पुस्तकों की सूची में अब तक बना चुका हूँ जो भगत सिंह पे लिखी गई हैं हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं में, और हिंदी में 210 तक की सूची मेरे पास पहुँच गई। अच्छा, उन सब पुस्तकों में और चीज़ों के अलावा चमनलाल जी माफ़ कीजिएगा, समय चूंकि बहुत कम है, मुझे इशारा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि बहुत संक्षेप में आप हिंसा और अहिंसा के सवाल पर, इन क्रांतिकारियों और गांधी जी के बीच में जो विवाद हुआ था, कल्ट ऑफ बॉम्ब और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, गांधी जी ने लिखा कल्ट ऑफ बॉम्ब और इन लोगों ने लिखा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बहुत संक्षेप में उस विवाद की मुख्य बातें बताइए। उसमें मुख्य बात सीधी सी बात यह है, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल साफ तौर पे अपने आप को हिंसा के रास्ते पर चलना मानते थे, और इन नौजवानों की भी आलोचना करते थे, और उसके लिए उन्होंने कल्ट ऑफ द बॉम्ब लिखा। और ये लोग लेकिन गांधी जी को महत्व देते थे। उन्होंने, गांधी जी ने कुछ लिखा है, लगातार महात्मा जी कहते थे, महात्मा जी, गांधी जी भी नहीं कहते थे, और वो मानते थे, ये इज्जत भी करते थे। वही तो कह रहा हूँ, लगातार महात्मा जी जनता को उन्होंने मैसेज के रूप में उभारा है। तो वो ऐसे टैक्टिक खुद के लिए चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पास भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग जनता को ऐसे ही उभार सकें जैसे महात्मा गांधी ने उभारा है, उनके विचारों से अलग, हमारे अपने विचारों के कारण। तो हुआ ये था कि उन्होंने, इनके जो बौद्धिक लोग थे उनमें भक्तिचरण वोहरा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, सुखदेव थे और भगत सिंह थे। तो भक्तिचरण वोहरा ने संभवतः वो लेख लिखा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, और भगत सिंह ने उसको जो है फाइनल किया, और फिर वो छपा। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग, कोई बम की फिलॉसफी हमारी नहीं है, हमारे लिए ये है कि हिंसा देश की मुक्ति या जनता की मुक्ति का एक ऐसा साधन है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं ताकत में, वो हिंसा करते हैं, उस हिंसा के प्रत्युत्तर में हमें हिंसा करनी पड़ती है। अगर वो हिंसा ना करें तो हमें हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंसा के लिए हिंसा, जैसे कहना कोई बम चलाने का शौक। जो आप बता रहे थे ना, लोग भी क्या बना, लोगों ने उनकी चित्र ऐसे बनाने शुरू किए, मुँह चढ़ा के, पीली पगड़ी चढ़ा के, डब में पिस्तौल पकड़ा के, वो चित्र ऐसा लोगों के मन में फैला। हमने इतना संघर्ष किया उसके खिलाफ। अब जाके कुछ लोगों ने नए चित्र बनाने शुरू किए हैं, जिसमें सफ़ेद पगड़ी, मूँछ थोड़ी उतारी हुई, और सफ़ेद कुर्ता पजामा, और हाथ में किताब। ये उसका असली चित्र, जो ज्यादा प्रमाणिक छवि, प्रमाणिक चित्र है। धन्यवाद चमनलाल जी। अब अगले सेगमेंट में हम लोग यहाँ मौजूद अपने मित्रों से बात करेंगे। ये वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी, और भगत सिंह और उनके दस्तावेज, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज पुस्तक के हवाले से हम लोग आगे बातचीत जारी रखेंगे। मैंने, जब तक मजदूर को, किसान को उसकी मेहनत का हक नहीं मिलता, उसकी ज़िंदगी का स्तर नहीं सुधरता, तब तक आज़ादी या ये सब चीज़ें उनके लिए तो मैंने कोई नहीं है ना। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में फिर से ब्रेक के बाद। प्रोफेसर संजीव कुमार महाजन सवाल पूछेंगे।
भगत सिंह के वैज्ञानिक समाजवाद के संदर्भ में जो कहा गया है कि जिसके ज़रिए अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण आदि जो है ख़त्म करने की व्यवस्था की बात कही गई है, जिसमें वो सब विभिन्न गुटों को एकत्रित करने की बात कही गई है। मेरा प्रश्न ये है कि आज उस बात को हुए तकरीबन 80 से 90 साल हो गए, हम फिर भी उसी व्यवस्था में जी रहे हैं जो उत्पीड़न भी है, अत्याचार भी है, राजनीतिक हिंसा भी है, और अब नया शब्द जुड़ गया है इंटॉलरेंस। नहीं, चमनलाल जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी सी असहमति में प्रकट करूंगा। एक चीज़ है जो उस समय नहीं थी, और वो है लोकतंत्र और किसी हद तक शासकों को जवाबदेह होने की मजबूरी। एनीवे, चमनलाल जी। असल में देखिए, खुद भगत सिंह ने कहा था कि 40-45 साल तक तो लोग हमें याद ही नहीं करेंगे, माने याद इन द सेंस विचारों को याद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको फिर याद आएंगी हमारी बातें। माने क्योंकि एक बार उनको ये भी था कि कांग्रेस जो है वो समझौता करेगी, उनको मालूम था, लेकिन उनका दुख ये था कि वो 16 आने की बजाय एक ही आना मांगती है। वो मांगे 16 आना और एक आना पे समझौता कर ले तो बात समझ में आती है, जब मांगेंगे एक आना तो आपको मिलेगा क्या। तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लिया वो एक आने के समझौते के बदले में एक पैसा ले लिया। जब तक आप कॉलोनियल लॉज को ही ख़त्म नहीं करते तब तक आपकी आज़ादी का मतलब क्या है? एग्जैक्टली। और वो जो चीज़ें जो है ना वो आज भगत सिंह के चमनलाल जी, संदर्भ अब में दूसरा सवाल दोबारा लेना आ होगा। रही है। दूसरा सवाल लेना होगा। प्रोफेसर ममता मुख्तार सवाल पूछेंगी। चमनलाल जी, आपने अभी बताया कि जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी एक संजीदा जो थे वो विचारक थे, क्रांतिकारी होने के साथ साथ संजीदा विचारक भी थे, और वो युवा शक्ति के तो रिप्रेजेंट करते ही थे। तो आज के समाज में अगर हम बात करें तो भगत सिंह के जो विचार जो हैं वो किस तरह से उन्होंने क्रांति की बात की कि क्रांति जो है वो बहुत आवश्यक है, और क्रांति केवल अंग्रेज़ों को देश से निकाल कर स्वतंत्रता प्राप्त करना ही क्रांति नहीं, एक व्यवस्था को परिवर्तित भी करना है। और आज जो हमारा भारतवर्ष एक युवा देश है और युवाओं से हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा सामाजिक बदलाव आएगा वो युवाओं के चिंतन से, उनके विचार से वो आरंभ होगा। तो उस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं आपको बस खाली भगत सिंह का एक कोटेशन ही बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदुस्तान की सत्ता पे लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन काबिज़ हैं, और उनकी बजाय अगर पुरुषोत्तम दास ठक्कर आ जाते हैं या तेज बहादुर सप्रू आ जाते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, शोषण वैसे ही चलता रहता है, तो इससे जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका मतलब है कि जब तक पूरी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, एक शोषण व्यवस्था का अंत नहीं होगा। ये बात उन्होंने 6 जून 1929 की अपने कोर्ट के बयान में भी कही। ये बात उन्होंने 2 फरवरी 1931 की अपने लेटर टू यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में भी कही कि देखो, हिंदुस्तान में परिवर्तन जरूरी है। मैंने जब तक मजदूर को, किसान को उसकी मेहनत का हक नहीं मिलता, उसकी ज़िंदगी का स्तर नहीं सुधरता, बिल्कुल ठीक तब बात तक आज़ादी या ये सब चीज़ें उनके लिए तो मैंने कोई नहीं है ना। मैं लंबी बात हो जाएगी, झूठा सच में खुद एक जगह उदाहरण दे रखा है यशपाल ने अपने नावल में कि एक रिक्शे वाला 47 की रात को उसको कोई मिलता है, अरे भैया आज़ादी आ गई। उसने कहा साहब हमें क्या पता आज़ादी क्या नहीं होती है। नहीं, ये तो वो मंटो की कहानी भी है, नया कानून। वो ये वेदना तो साहित्य में व्यक्त हुई है। प्रोफेसर कमल मनोहर शर्मा। बाल्यकाल में उनके ऊपर आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि उनका परिवार आर्य समाज था। तो वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि वो अथीस्ट बन गए, और उन्होंने एक लेख भी लिखा, वाई आई एम एन अथीस्ट। वो परिस्थितियाँ क्या थी? देखिए, सिंपल बात है, कोई भी व्यक्ति जीवन में वैचारिक रूप से प्रगति करता है। मैंने अगर वो व्यक्ति जीवंत व्यक्ति है, और चूँकि भगत सिंह आर्य समाज उस समय खुद प्रगतिशील विचारों का था, इसलिए उनके दादा सिख होते हुए भी आर्य समाजी विचारों से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो इसलिए उस वक्त उनके दादा ने अपने तीनों बेटों को, भगत सिंह के पिता और चाचाओं को, साईदास एंग्लो वैदिक स्कूल जालंधर से मैट्रिक पास करवाई इन दिनों। अजीत सिंह ने, उनके चाचा ने, बरेली कॉलेज से लॉ पास की उन दिनों। तो इतना महत्व था उसका। लेकिन भगत सिंह नेशनल कॉलेज में जब पढ़ते थे, अपने इतिहास के अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार, प्रिंसिपल छबील दास, इन सब के संपर्क में जब आए और लाइब्रेरी द्वारकादास के संपर्क में जब आए, तो ढेर किताबें पढ़ने के बाद उनका मानसिक जो विकास कहना चाहिए या वैचारिक विकास होने लगा। उनका सेकंड वैचारिक विकास आर्य समाज के बाद हुआ गैरीबाल्डी, मैजनी और आयरिश क्रांतिकारी संघर्ष। इससे आगे जाके उन्होंने सोवियत क्रांति को जब देखा, जब मार्क्स को देखा, लेनिन को देखा। भगवान दास महावर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि भगत सिंह ने मुझे पूंजी की थी, तो हमने कहा मैं पूंजी कहाँ समझूंगा।
मैंने ये बात विचित्र लगती है कि खुद 22 साल का या 20-21 साल का भगत सिंह पूंजी जैसी किताब जो नहीं, मैं वो आज फांसी तक के नहीं ठीक समझ सकता, पहले मेरे- स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। हाँ। लेनिन की पुस्तक जो है आखिर स्टेट एंड में, रेवोल्यूशन, फांसी पे फांसी जाने के से ठीक जाने के पहले। अगला सवाल लेते हैं, वो 1 मिनट, वो आप पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सरोज चौहान है। मैं सवाल पूछना चाहूँगी ऐसे देश के बारे में जो आज विश्व का सबसे युवा देश है। आज जो विश्व का सबसे युवा देश है, उस देश के युवाओं को जो देश में मौजूद समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समस्या के रूप में ना देखकर समाधान या उसके प्रति एक कदम उठाने के रूप में कैसे भगत सिंह जो है आज के युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जीवनी कैसे प्रेरित कर सकती है? देश के युवाओं के लिए भगत सिंह हमेशा आदर्श रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब तक उनको वैचारिक रूप से युवा नहीं अपनाते, केवल एक छवि के रूप में अपनाते रहेंगे, तब तक वो ज़्यादा उनके काम नहीं आते, और जो निराशा भी उनमें इसलिए रहती है। अगर वो उनके विचारों के ऊपर जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इनकलाब की तलवार जो है विचारों की शान पे तेज़ होती है, तो विचारों के ऊपर जब जाएंगे, जब उनके लेखन को पढ़ेंगे, तो एक तो उनका जो जोश है उसमें तर्क की भावना आएगी। तर्क की भावना आएगी तब वो सोचेंगे हमें किस तरह के आंदोलन करने हैं, हमें किस तरह से लोगों से जुड़ना है। तो इस सेंस में युवकों की निराशा को हल करने वाले तो अकेले भगत सिंह ही हैं। अकेले भगत सिंह मैं इसलिए कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे दूसरों का महत्व कम हो जाता है। सुभाष बोस या अम्बेडकर या तमाम लोग, नेहरू, ये कम नहीं है, लेकिन युवकों को ज़्यादा छूते भगत सिंह हैं। जो नहीं, उसमें देखिए चमनलाल जी, एक तो ये कि जो नाम आपने लिए उसमें मैं अपनी ओर से गांधी जी का नाम भी जोड़ना चाहूँगा। जी, जी, जी। भगत सिंह और गांधी जी के तमाम मतभेदों के बावजूद प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए गांधी जी भी हैं। और जो बात आपने कही, क्या नाम था आपका, सरोज, भगत सिंह जो हैं केवल नौजवानों के प्रेरणा स्रोत नहीं है, वो भूतपूर्व नौजवानों के भी प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे मेरे और चमनलाल के। आप कुछ मैंने भगत सिंह जी के विषय में ना ही कुछ ज़्यादा पढ़ा है, और जो मेरा पाठ्यक्रम है उसमें भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये मतलब और लेखक होंगे उनमें मतलब कौन कौन सी बुक्स होंगी जो हाँ जी। भगत सिंह के बारे में और आपकी अपनी किताब के अलावा और जो किताब, 2 किताबों का जिक्र तो हुआ है। यशपाल की पुस्तक सिंहावलोकन आपको पढ़नी चाहिए। वीरेंद्र संधू की किताब पढ़नी चाहिए। मनमथ नाथ की किताब का इन्होंने जिक्र किया। और किताबें आप बताइए। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया 450 से ऊपर किताबें हैं। 210 किताबें खाली हिंदी में, उससे ज़्यादा ही होंगी जो मेरे पास सूची है। और अंग्रेजी में इस समय उपलब्ध किताबों के नाम बताइए जो ये लेकिन पढ़ जो सकें। सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊं, एजी नुरानी की द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, एजी नुरानी की द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, एस इरफान हबीब की बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, अंग्रेजी में है, टू मेक द डेफ हियर, और दोनों बहुत अच्छी किताबें। शिव वर्मा की संस्मृतियाँ, राजाराम शास्त्री के संस्मरण, भगवान दास माहौर के संस्मरण, अजय घोष का उनके बारे में लेखन। इतना काफ़ी है, साल भर के लिए काफ़ी है इतना। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे। हाँ, मेरा नाम विजेंद्र मेहरा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता के बारे में जिक्र किया आपने भगत सिंह के विचारों का, लेकिन आज वही सांप्रदायिकता एक छद्म राष्ट्रवाद के रूप में, आक्रामक राष्ट्रवाद के रूप में भगत सिंह को ही सिंबल बना के, आज की अखबारें अगर सुबह उठाएंगे, एक दक्षिणपंथी संगठन का कोट करके जो जेएनयू प्रकरण और सारे प्रकरण हो रहे हैं, आज उसको ही आधार बना के राष्ट्रवाद की एक पुनः परिभाषा जो है रचने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रवाद पे आप भगत सिंह के विचारों के बारे में बताइए। जो लोग चमनलाल जी एक मिनट, ये कोई आज की बात नहीं है। इसका संकेत चमनलाल जी ने किया था। और चाहे अति वामपंथ, चाहे अति दक्षिणपंथ, किसी भी बड़े राष्ट्र नायक को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश लोग करते हैं। इसमें कोई अनोखी बात भी नहीं है। हर आदमी को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं या पॉलिटिकल लोग करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस समस्या का हल एक ही है, और वो ये कि आप भगत सिंह के विचारों से खुद अवगत हो और दूसरों को अवगत करें। हल एक है केवल। आप कुछ इसमें सिर्फ एक ही बात मैं जोड़ दूं, स्पष्ट रूप से ना कहे हुए, इनडायरेक्टली बता दूं कि जो लोग भगत सिंह के बारे में इतना ये सब कहते हैं, उन्हीं लोगों के एक मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पे रखना तय हुआ था, और उन्होंने बाद में कहा कि भगत सिंह का नाम मत रखिए, हमारे एक कार्यकर्ता मंगल सिंह छोड़ दीजिए उसको। तो वो कितना वो देखिए, बहरों को ऐसा है चमनलाल जी, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, समझदार को इशारा काफी होता है। इसीलिए मैं हाँ, पीछे ज़्यादा कुछ और नहीं जस्ट मिनट, पीछे एक लड़की सवाल, हाँ आप पूछ रहे थे, एक लड़की भी पूछ रही थी कोई। अच्छा, आप पूछिए पहले, आप पूछिए, उनको दीजिए माइक पहले।
सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपने बात कही कि भगत सिंह ने कहा था कि हिंसा, वो अंग्रेज जो है वो हिंसा कर रहे हैं तो हमें हिंसा में ही उन्हें समझाना पड़ेगा। तो जैसे अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पहले से ही विचारधारा, जब वो गर्म और नरम दल में आपस में बंट गए, तो अगर वो शायद इकट्ठे होकर चलते तो देश को ज़्यादा जल्दी आज़ादी मिलती। या भगत सिंह ने ऐसा क्यों नहीं किया, जब वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे तो उन्होंने जो है अहिंसा का साथ क्यों नहीं दिया, वो हिंसा की तरफ क्यों चले? एक मिनट, देखिए, नहीं ये चमनलाल जी, एक मिनट, मैं अपना एक सवाल जोड़ूंगा इस पे, फिर उस पर। वो महात्मा गांधी को फॉलो नहीं करते थे, महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। ये फर्क आप प्लीज, सम्मान करते हुए असहमत होना एक बात होती है, और असहमति के कारण किसी को गरियाने लगना अलग बात होती है। नहीं, इसकी पृष्ठभूमि में अच्छा, बता दूसरा, एक मिनट चमनलाल जी, अब मेरा एक सवाल, जो आपके पिछले सेगमेंट में जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सवाल मेरे मन में लगातार आता है। आपने जैसा कहा, और हम सब जानते हैं, भगत सिंह को स्टडी करने वाले लोग जानते हैं, कि जन संगठन, जन आंदोलन, भगत सिंह और उनके साथियों ने क्या उस तरह का जन आंदोलन खड़ा करने की, जन संगठन बनाने की कोई कोशिश की? हाँ, मैं दोनों से जोड़ के बताऊँ। देखिए, ये तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ थे। 1921 के सत्याग्रह में चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस में अपनी पीठ पे 30 बैंत खाए थे, और हर बैंत में महात्मा गांधी की जय बोला था, और अंग्रेजों और से वंदे दवा मातरम लगवाने से भी, और वंदे मातरम भी बोला था। वंदे मातरम भी बोला था, दवा लगवाने से इनकार कर दिया था कि मैं अंग्रेजों की दवा तक नहीं लगवाऊंगा। इतना क्रोध था। भगत सिंह अपने पिता, उनके पिता तो हमेशा कांग्रेसी रहे, किशन सिंह बाद में भी, उनके साथ कांग्रेस के कई सेशन उन्होंने अटेंड किए थे। 1923 का काकीनाडा से उसमें वो साथ गए थे। 1928 में कलकत्ता में हुआ सैंडर्स के देहांत के बाद भी, मर्डर के बाद भी, उसमें भी वो जाते रहते थे। इनके संबंध आपस में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगत सिंह को असेंबली में जब गए हैं, सैफुद्दीन किचली कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने पहचान लिया था, और उन्होंने कहा था कि जो मदद की जरूरत हो मैं करूंगा। लेकिन इन्होंने जब 1922 में चौरी चौरा के कारण गांधी ने इतना बड़ा जन आंदोलन वापस लिया, तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते, बिना क्रांति किए हुए हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती। आपका जो सवाल है, आपका सवाल यह है कि 1928 में 8-9 सितंबर को जब फैसला किया, तो नौजवान भारत सभा तो इनकी बन गई थी 1926 में, वो तो पूरा जन संगठन था ही। पंजाब स्टूडेंट यूनियन भी बनी हुई थी, उसका 1929 में सम्मेलन ही हुआ था। लेकिन किसानों तक और मजदूरों तक पहुंचने में इनकी सैद्धांतिक स्पष्टता तो हो गई थी, लेकिन व्यवहार में पूरा संगठन नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है चमनलाल जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये केवल सदिच्छा नहीं थी, ये केवल ये नहीं था कि भाई बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। हाँ। ये इसीलिए मैंने जानबूझ के ही सवाल पूछा। हाँ। पंजाब स्टूडेंट यूनियन और नौजवान भारत सभा के बारे में जानता हूँ मैं। ये रेखांकित करना जरूरी है कि भगत सिंह केवल जन संगठन की जरूरत को लेखन और भाषण में महत्व नहीं दे रहे थे, खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, व्यवहार में उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर उनका संगठन नष्ट ना हो गया होता, जो कि 31-32 के बाद लगभग नष्ट हो ही गया, तो वो उसी रास्ते पे चलते। उसी रास्ते बहुत जगह लिखा है कि भगत सिंह जिंदा रहते, अजय घोष भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, लेकिन अजय घोष खुद भगत सिंह को अपने से बड़ा मानते थे। हाँ। तो हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन का नेता भगत सिंह होता। मैंने बहुत बार लिखा है कि वो भारत के लेनिन होते अगर वो जिंदा रहते। और अंग्रेज़ों को उनको मारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसमें वो देखते थे लेनिन बनने की संभावना। नहीं, वो लेनिन होते ना होते, कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता होते ना होते, लेकिन ये बात सही है कि वो एक जन नेता होते। हाँ। वो निश्चित रूप से अगर जीवित रहते तो वो एक जन नेता होते, वो अपनी खुद की मास फॉलोइंग क्रिएट करते। हाँ। अपना पॉलिटिकल संगठन अपने विचारों के आधार पर खड़ा करते। हाँ। ये तो उनके लेखन को और उनकी गतिविधियों को देख कर साफ समझ में आता है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं। अगला सवाल, हाँ पूछिए, आप पूछिए। मेरा प्रश्न ये सर कि जो तत्कालिक भारत था भगत सिंह के दौरान का, और जो आज का जो 21वीं शताब्दी का भारत है, उसमें जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका जो एक तरीके की जो फिलॉसफी है, उनकी राजनीतिक फिलॉसफी, वो कहाँ तक मतलब सही साबित हो सकती है? देखिए, हमने बार बार कहा है कि अगर भारत की सही मुक्ति जनता की होनी है तो उसमें भगत सिंह के विचारों का सबसे बड़ा रोल होगा। मैंने जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने IIT मद्रास में अम्बेडकर पेरियार संगठन बनाया है, उन्होंने भगत सिंह को साथ जोड़ा है। और असली बात यह है कि अगले सालों में अम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह, इनकी जो एक कहना चाहिए कि वैचारिक साम्यता, विषमताओं के बावजूद ये एक जनता का प्रेरणा स्रोत बनेंगे, और इनके विचारों के आधार पर एक बहुत बड़े जन आंदोलन पैदा होने वाले हैं। दलित आंदोलन जो है वो थोड़ा भटकाव में है, लेकिन वो अम्बेडकर और पेरियार के विचारों की ओर लौटेगा और भगत सिंह को जोड़ेगा अपने से। उससे एक नई
सामाजिक आंदोलन बस होंगे। अब अगला सवाल लेंगे चमनलाल जी। मेरा सर आपसे प्रश्न है कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी किस दिन हुई थी? अभी जैसे ही मतलब मुद्दा उठ रहा था कि उनको 14 फरवरी को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 23 मार्च को, कुछ लोग बोलते हैं कि 8। भाई माफ़ कीजिएगा, ये बड़ा अजीब सवाल है। यानी और इससे मालूम पड़ता है कि इस तरह का कार्यक्रम करना कितना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ भी कोई भी कह देता है और आप जैसे शोधार्थी उसको सही मान लेते हैं। 14 फरवरी की ये कोई गलत बात है, ये कोई वो बहस का पूरे विषय तौर पे गलत है। उसको उस दिन कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ ना उनको वैलेंटाइन सजा डे सुनाई का गई थी, विरोध ना करने फांसी के हुई लिए थी उस दिन। कुछ संगठन जो है उसको उससे जोड़ के कुछ लोग माता पिता पूजन के रूप में करते हैं, कुछ लोग ये कहने की कोशिश और करते भाई हैं। दा नहीं, इसमें एक और जो अंतर्निहित है, इनके सवाल से एक बात अच्छी निकलती है चमनलाल जी। इसमें जो अंतर्निहित मान्यता है इस तरह के प्रचार में कि जैसे क्रांति करना और प्रेम करना परस्पर विरोधी है। अगर आप भगत सिंह के लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ें, उनके लिखे लेख पढ़ें, अपने मित्रों के नाम लिखी हुई उनकी चिट्ठियां पढ़ें, तो भगत सिंह बहुत ही प्रेम के प्रति एक समर्पित व्यक्ति थे। और वो उन्होंने लिखा है प्रेम के महत्व को रेखांकित करते हुए कि प्रेम क्या होता है। और यहाँ मैं स्त्री पुरुष के प्रेम की बात कर रहा हूँ, देश प्रेम की नहीं। उसके महत्व को उन्होंने रेखांकित किया और अपने बारे में कहा है कि मेरा रास्ता उससे अलग हो चुका है। वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं कहीं और जाने के लिए तय कर चुका हूँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिंह कोई मतलब तैयब अली इश्क का दुश्मन किस्म के आदमी नहीं थे। मैजनी की उदाहरण दिया उन्होंने कि जब वो निराशा के गार्थ में डूबा हुआ था, तब उसकी प्रेमिका के प्रेम ने उसको जो है दोबारा एग्जैक्टली जो सबसे बड़े क्रांतिकारी इटली के थे, जिनके ऊपर यंग इंडिया के ऊपर ही नौजवान भारत सभा बनी। नहीं तो 14 फरवरी यंग इटली 14 फरवरी का संगठन था, नौजवान संगठन, कहने का मतलब जिसके ये है, आधार पर नौजवान भारत सभा बनी है। कहने का मतलब ये कि 14 फरवरी के खिलाफ अड़ाना है तो किसी और को अड़ाओ, भगत सिंह को अड़ाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनको फांसी जो है वो 23 मार्च को हुई थी और वो प्रेम के कतई विरोधी नहीं थे। अगला कोई सवाल। सर मेरा नाम नीलम है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सर भगत सिंह गांधी जी का सम्मान करते थे, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गांधी जी भगत सिंह के बारे में क्या विचार रखते थे? और ये भी कई बार उठाया जाता है सवाल कि गांधी जी ने भगत सिंह को जेल से छुड़वाने के लिए कुछ नहीं प्रयास किए या कुछ ऐसा था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ इस तरह सा हो? गांधी जी ने 24 मार्च को एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि ये हमारे देश के सबसे बहादुर नौजवान हैं, इनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, लेकिन इनके रास्ते पे मत चलना। तो ये गांधी जी का दिन के बारे में ये था। लेकिन ये था कि गांधी जी और भगत सिंह दोनों अपनी अपनी जगह थे। हम कहते हैं ये विवाद ही गलत है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी होने की वजह से वो इनके हिंसा के कार्यों को। चमनलाल जी, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात केवल इस सवाल में नहीं आती, बार बार आती है। गांधी जी और भगत सिंह के बीच में गहरे मानवीय सम्मान के संबंध थे परस्पर। गांधी जी के महत्व को भगत सिंह जानते थे और भगत सिंह को, जैसा आपने याद दिलाया कि हमारे सबसे बहादुर नौजवान, हमारे सबसे ज़्यादा सिद्धांतवादी और आदर्शवादी नौजवान, जो मतभेद थे उनके गहरे राजनीतिक और दार्शनिक आधार थे और उन पर किसी भी तरह का फैसला गांधी जी या भगत सिंह के पक्ष में या विपक्ष में देने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। उस पर हम लोग स्वयं सोचें, विचार करें कि पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पर गांधी जी अधिक सही थे या भगत सिंह अधिक सही थे। ये बात 1 मिनट में समझाई जाने वाली नहीं है। लेकिन एक बात जोड़ दीजिए। एक चीज़ आपको बताऊं जो बहुत कम लोग कहते हैं, भगत सिंह खुद इस बात पे बज़िद थे कि मुझे फांसी चढ़ना है, वो अपील करने को तैयार नहीं थे। एग्जैक्टली। आसिफ अली और उनके प्राणनाथ मेहता वकील ने जो उनको लड़ने वाली किताब देख गए थे लास्ट में सुबह ही, उन्होंने बार बार समझाया, तो उन्होंने कहा मैं एक ही शर्त पे, प्रचार के लिए 6 महीने मिल जाएंगे, पूरा प्रचार हो, जब जनता पीक पे हो उस वक्त मुझे फांसी दी जाए, जब जनता में भावना जोर से उभर चुकी हो। विजय कुमार सिन्हा अपने मित्र से कहा, उन्होंने साथी ये बहुत मार्के की बात जेल आपने में थे, कि उन्होंने कहा देखो विजय भाई, ये फांसी रुकनी नहीं चाहिए। ये यानी देखिए चमनलाल जी, इससे जो बात निकलती है, उनको ये मालूम था कि मैं फांसी चढ़ूंगा ना तो पूरे देश में एक तूफान खड़ा हुआ। देखिए आज़ादी के लिए चमनलाल जी, एक बहुत मार्के की बात यहाँ निकल के आ रही है कि भगत सिंह टर्न्ड हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस इनटू अ पॉलिटिकल एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी फांसी को एक राजनीतिक कार्रवाई में बदल दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन सवालों पर कि गांधी जी बहुत अच्छे थे, भगत सिंह बहुत अच्छे थे या वाइस वर्सा, और गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा लेते, इस तरह के सरलीकरणों से अलग हटके थोड़ा हम ऐतिहासिक रूप से देखें और इस बात को ध्यान में रखें कि भगत सिंह के लिए उनकी शहादत, उनकी फांसी
अपने आप में एक राजनीतिक कार्रवाई थी जिसके महत्व को वो जानते थे और बिल्कुल सही जानते थे। वो 100 साल पे आगे की चीज़, जैसे आज हम भगत सिंह की चर्चा कर रहे होते अगर वो फांसी न चढ़े। अब एक मिनट चमनलाल जी, अब अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर भगत सिंह के बारे में स्कूलों, कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंदर दस्तावेज क्यों नहीं पढ़ाए गए हैं? बिल्कुल अब सही ये सवाल किया। आपको देश के किसी मंत्री से पूछना चाहिए। सवाल सही किया। चमनलाल जी जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको एक इसके बारे में बता दूं, 2006-07 में जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी बड़े पैमाने पे बनाई गई थी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों की, तो दिल्ली सरकार ने एक बार मुझे भी बुला लिया किसी कार्यक्रम में। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए 8वीं क्लास के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी कक्षा में मैं आपको 5 निबंध देता हूँ। ये 5 निबंध जो समझ सकते हैं उस उम्र के छात्र, वो आप कक्षाओं में लगाइए। तो मैंने ये भाई मैंने इतिहास, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, मजहब और सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, अछूत समस्या, और ये 5 निबंध मैंने हिंदी, पंजाबी, उर्दू, क्योंकि दिल्ली में सब चलती हैं, और अंग्रेज़ी, 4 भाषाओं में दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सब सरकारें भगत सिंह का वो करना चाहती हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों पे चलना कोई नहीं चाहता। माध्यम की अपनी सीमाएं हैं, हम इस बातचीत को यहीं रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस बातचीत के कारण या वैसे भी इस किताब को पढ़ें और इस किताब के बारे में और इस किताब पर हुई बातचीत के बारे में अपनी राय, अपना फीडबैक हमें दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना फीडबैक हमें facebook.com/राज्यसभा टीवी पर या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी पर #किताब ऑन RSTV में दे सकते हैं। जो टिप्पणी हमें सबसे अच्छी लगेगी उस पर हम उपहार के रूप में कुछ पुस्तकें आपको देंगे, और अगले सप्ताह फिर इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प और महत्वपूर्ण किताब पर किसी और विचारोत्तेजक साथी के साथ संवाद करेंगे, जैसे आज किया। आशा है कि आप ये कार्यक्रम देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मौजूद मित्रों का और चमनलाल जी आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इस पुस्तक पर, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज पर हमसे बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करवाई।